Welcome to the coding classes. Today we will discuss our most important topic according to यूनिवर्सिटी एग्जाम व्यू. उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे एरर्स क्या होता है, एंड देन रूल्स फॉर वेरिएबल नोमेनक्लेचर, एंड देन द जंपिंग स्टेटमेंट. These three topics are most important and probably can come in your exams, and if you will cover these three topics you can get approx 15 marks. So now let's start. और ये आपको करके जाना ही जाना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. आइदर इट कैन कम इन 6 मार्क्स, एंड ये आ सकता है 6 मार्क्स में, और जंपिंग स्टेटमेंट भी 4 मार्क्स में आ सकता है. इस तरह से कोई एक दूसरे को रिलेट करके आ सकता है. 10 to 15 मार्क्स तो श्योर आएंगे ही आएंगे. ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एरर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ ऐसे होंगे व्यूअर्स के क्वेश्चंस के हमारे सिलेबस में, तो जहाँ भी दिया जाता है एरर्स को फर्स्ट यूनिट में ही दिया जाता है, एंड फिर और भी होगा कि जो कोई बुक को प्रीफर कर रहे हैं उसमें भी एरर्स को शुरू में ही बता दिया जाता है. देन व्हाई आई एम सो लेट, हम इतना लेट क्यों इसको शुरू कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग एरर्स सिर्फ सिंटैक्स एरर नहीं होता है कि फर्स्ट क्लास आपको बताए फिर दूसरे क्लास में हम एरर बताना शुरू कर दे. एरर बहुत तरह के एरर होते हैं, और जब तक हम कुछ प्रोग्राम नहीं किए रहेंगे, और ये बिगिनर के लिए, क्योंकि पहले जिन्होंने कर रखा है कुछ कोडिंग्स तो उसे तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने कि शुरू ही किया है तो उसे रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, लिंकर एरर, सिमेंटिक एरर समझने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज आएगी इनिशियल फेज में. अब हम इस लेवल तक आ गए हैं कि हम कोई भी कोड लिखें तो यूज़र समझ पाएगा कि अच्छा इस कारण ये एरर आ रहा था. सिर्फ डिफिनेशन हम याद कराने का मेरा कोई पर्पस है नहीं, तो इसीलिए हम इतना लेट इस चीज़ को करा रहे हैं. तो शुरू करते हैं सिंटैक्स एरर के साथ. पहले तो बहुत तरह के एरर्स होते हैं, जिसमें से कि कुछ ये हैं: सिंटैक्स एरर, रन टाइम, लॉजिकल, लिंकर एंड सिमेंटिक्स एरर. तो सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स एरर तब अकर होता है जबकि हमारे पास जो भी प्री डिफाइंड सेंटेंसेस हैं, कि हम जब भी शुरू करते हैं लाइक कुछ के हम अगर प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसके बाद क्या करना है, कंप्लीट प्रिंटफ लिखना है. उसके बाद यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिखेंगे, एंड देन कंप्लीट करने के बाद यहाँ क्या करना है, सेमी कॉलन डिक्लेयर करना है. अगर सपोज हम सेमी कॉलन देना भूल गए तो यहाँ एरर है. हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं इंट ए इज इक्वल टू 10, हम सिंपली इंट लिखना भूल गए, डायरेक्ट ए इज इक्वल टू 10 लिख रहे हैं. तो ये सब एरर क्या होता है कि सिंटैक्स एरर होता है. हम सिंटैक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने बताया, ठीक है. और ये एरर हमारा जब भी कोड कंपाइल होता है, कोड का फॉर्मेट बताए तो पहले कंपाइल होता है फिर रन होता है. तो जब ये कंपाइल हो रहा होता है उसी टाइम एरर जनरेट हो जाता है. तो इसे हम कभी कभी कंपाइल टाइम एरर भी बोल रहे होते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज कंपाइल टाइम एरर. हम सबको भी प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, और अगर नोट्स आप देखेंगे आपको वहाँ पर लाइन बाय लाइन सब कुछ दिखेगा. एक कोड स्निपेट भी दिखेगा, कोड का आउटपुट भी दिखेगा कि किस तरह का कोड आता है. तो हम एक एक करके क्या करते हैं, सारे को कोड को करते हुए भी देखते जाएंगे कि सिंटैक्स एरर क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंटैक्स एरर को देखते हैं कि क्या होता है. तो चलिए समझने का कोशिश करते हैं कि सिंटैक्स एरर क्या होता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बॉयलर प्लेट बनाना है. as include stdio dot h then int main return 0. गॉट इट. हमारे पास यहाँ पर अभी भी अगर देखा जाए बॉयलर प्लेट भी है, तो इसमें भी सिंटैक्स एरर हो सकते हैं. लाइक दिस कि हमारा क्या है, हमारे पास सिंटैक्स ये फॉलो करना होता है कि हमारे पास जब भी इंट मेन है तो मेन जो हमारा क्या है फंक्शंस, तो फंक्शंस के बाद क्या होना चाहिए, पैरेंथेसिस होना चाहिए. अगर हम ये नहीं करें तो हमारे पास क्या दिख रहा होगा, ये एरर दिख रहा होगा, ठीक है. अगर ये कहेगा एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, क्योंकि हम जानते हैं हर लाइन के बाद टर्मिनेटर के, हर लाइन को टर्मिनेट करने के लिए एक सेमीकोलन चाहिए ही चाहिए. अब अगर आप इस कोड को रन करा कर देखेंगे तो भी अभी आपको एरर कुछ ना कुछ आएगा. यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, एरर एक्सपेक्टेड लाइक दिस. हम यहाँ पर क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, एंड देन हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं लाइक प्रिंटफ जय कोडिंग क्लासेस. ओके, एंड हम इसको क्या करेंगे, अभी अगर सेमी कॉलन से टर्मिनेट नहीं करें तो क्या हमारे पास आएगा, आपको आएगा एक्सपेक्टेड अ सेमी कॉलन आ रहा है. हम यहाँ पर क्या एक सेमी कॉलन को प्रिंट करना मिस कर दिए. कहाँ पर, बिफोर रिटर्न. रिटर्न के पहले मुझे क्या चाहिए था, एक सेमी कॉलन चाहिए था, जो कि हम भूल गए, ठीक है. तो ये हमारा होता है क्या, सिंटैक्स एरर. हम क्या करते हैं, सिंटैक्स आपको यहाँ दिखेगा दिखेगा भी
कि सिंटैक्स डॉट सी में क्या है, इन फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर एरर एक्सपेक्टेड है, एक एरर एक्सपेक्ट हो रहा है क्या, एक सेमी कॉलन टाइप का। तो हमें क्या होता है, सेमी कॉलन की नीड पड़ती है। दिस इज आर क्या होता है बेसिकली सिंटैक्स एरर, कि हम सिंटैक्स लिखने में कुछ गलती कर देते हैं। लाइक हम क्या करते हैं, हम डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू तो करते हैं बट बंद करना भूल जाते हैं, तो भी हमारे पास एरर है। अभी भी अगर रन कराएंगे तो हमारे पास आएगा एक्सपेक्टेड एरर सेमी कॉलन, क्योंकि हर सिचुएशन में क्या इसका क्या मतलब है कि यहाँ से ये शुरू हुआ है और यहाँ पर ये क्लोज होना चाह रहा है, और एक्सपेक्टेड कहाँ पर आ रहा है, ये करली ब्रैकेट यहाँ के पहले क्या चाह रहा है कि ये हमारे पास ये एक स्टेटमेंट शुरू हुआ है और दूसरा स्टेटमेंट हम फिर से शुरू कराना चाह रहे हैं। फिर अगर इसको अभी वैसे स्टेटमेंट दूसरा गलत होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे जब दिखाएगा प्रिंट एफ, हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, देखेंगे आप एरो का साइन बनाकर कि यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड एरर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर नीचे दिखा रहा है कि इससे रिलेटेड कुछ एरर है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे पास क्या सिंटैक्स कहता है कि अगर जो भी कंटेंट को हमें प्रिंट कराना है वो क्या होना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होना चाहिए। बट हम शुरू तो किए हैं, बंद नहीं किया, तो इसको हम बंद भी कर देते हैं। बंद करने के साथ हमारा क्या होगा, एरर रिजॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंटैक्स एरर। अब हम नेक्स्ट एरर की ओर मूव करते हैं। लेट्स डिस्कस आवर अनदर टाइप्स ऑफ एरर, दैट इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है, हमारा कोड तो प्रॉपर एरर नहीं दिखाएगा कंपाइलेशन के टाइम, बट रन टाइम पर एरर दिखाएगा। लाइक अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिविजिबल करें, एक एग्जांपल लेते हैं कि रन टाइम एरर में क्या प्रॉब्लम आता है। हमें यूजर से क्या करना है, ए और बी यूजर से इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है। ए इजली ले लेंगे, बी इजली ले लेंगे, लेकिन हम कर क्या रहे होंगे, ए डिवाइड बाई बी। ए डिवाइड बी अगर आप लोग को मैथ्स 12th का याद होगा, 11th 12th का, तो उसमें बताता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसके कारण कि हमारा एक टॉपिक्स कैलकुलस टाइप का पूरा बन गया। क्या रीज़न हो रहा था, रीज़न ये था कि हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है कि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम सपोज करते हैं ए का वैल्यू 2 ले रहे हैं और बी का वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाई 0। तो ये क्या बताएगा, वैसे हमको जनरली सिखा दिया जाता है कि हम इनफाइनाइट वैल्यू लिख लेते हैं, बट इनफाइनाइट भी कोई कुछ होता नहीं है। इनफाइनाइट बस एक सिंबल है जिसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेसिकली जीरो, अगर हम कहीं डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो हमारा क्या करेगा, रन टाइम एरर यही बताता है कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है हमारे सिलेबस में, मैथ्स में इसका कोई मतलब है ही नहीं, तो ये कुछ आउटपुट दे ही नहीं पाएगा। तो सिंपली क्या हो रहा होता है, कोड जो भी हम यूजर से ए और बी इनपुट लेंगे, और अगर ऐसा सिचुएशन हम क्रिएट कर दें, तो यहाँ पर क्या आएगा, कोड डायरेक्ट एग्जीक्यूशन बंद कर देगा और हमारा क्या हो जाएगा, कोड टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पर क्या आता है, एरर आता है, दैट इज नॉन एज रन टाइम एरर। इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक बार हम सारे एरर्स को समझ लेते हैं, उसके बाद सारे को एक साथ प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ओके, फिर आता है एक लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या बताता है हमें, लॉजिकल एरर क्या बताता है, हम सब कुछ तो सही कर रहे हैं बट कोई कारणवश लॉजिक से गलत लगा लिए। ठीक है, हमें क्या करना है, या फिर अगर हम पिछले कुछ क्वेश्चंस को देखे होंगे, एक हम जब पैटर्न प्रिंट करा रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, हम एक कोई वैल्यू था उसको हम असाइन करना था कहीं और हम कर रहे थे कहीं पर और, तो वो कोड तो प्रॉपर रन कर रहा था, बट क्या आ रहा था, हमारे पास एरर आ रहा था। एरर वहाँ पर वो एरर क्या था, हम लॉजिक्स गलत अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, लॉजिक गलत अप्लाई करने का क्या मतलब हो सकता है कि हम क्या करते हैं, हमारा क्या एक्सपेक्टेड क्या है कि हमारे फॉर के बाद ये सेमी कॉलन नहीं होता है, गॉट इट। बट अगर हम सेमी कॉलन फिर भी लगाएं तो यहाँ पर क्या आएगा, एक एरर आएगा। यहाँ पर जब सेमी कॉलन की बात आए तो इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है। अगर सपोज हम ये लाइन किसी तरह लिख दिए, एंड इसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिख रहे हैं इस तरह से, प्रिंट एफ जय कोडिंग क्लासेस, नो ब्रेक। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, गॉट इट। अभी हम सपोज करते हैं कि ये नहीं है, हम यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिए हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है कि 5 टाइम्स 1 से लेकर 5 टाइम्स तक रन करेगा।
अब ये ड्राई रन हम नहीं करने वाले, ड्राई रन इतना ज़्यादा कर चुके हैं फॉर लूप पर कि सबको रट गया होगा कि कैसे ड्राई रन होता है। तो 1 से शुरू होकर 5 टाइम्स चलेगा, तो इसका मतलब 5 बार ये क्या है, जय कोडिंग क्लासेस 5 बार प्रिंट तो होगा यहाँ पर 3, 4 एंड 5 टाइम्स। ठीक, ये हमारा लॉजिक्स है। बट कोई कारणवश हम क्या कर दिए, यहाँ पर एक सेमी कॉलन लगा दिए। ठीक, यहाँ सेमी कॉलन लगाते ही पता है क्या होगा, आउटपुट हमारे पास सिर्फ एक बार जय कोडिंग क्लासेस प्रिंट होकर आएगा। ठीक, ओनली 1 टाइम्स यहाँ सेमी कॉलन लगाने के कारण। तो हमारा कोड तो रन करेगा बट हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिक्स गलत लगा दिए कि हम यहाँ पर एक सेमी कॉलन लगा दिए। ठीक है, दिस इज नॉट अ सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या करेगा, कोड रन ही नहीं कराएगा, डायरेक्ट एरर देगा। बट ये कोड रन करेगा लेकिन ये क्या करेगा, बाद में एरर देगा रन टाइम में, हमें समझ में ही नहीं आएगा कि क्यों ऐसा आ रहा है। ऐसा आने का क्या रीज़न था कि हम लॉजिक्स गलत लगा रहे हैं। अब ये भी समझते हैं कि ये लॉजिक्स क्यों गलत हुआ है। यहाँ पर सेमी कॉलन तो हम अभी तक सीखे थे कि नहीं दिया जाता है, बट अगर देंगे तो क्या होगा, एक नया टॉपिक्स ही यहाँ पर आ गया। तो हम ये भी समझ लेते हैं। हम बेसिकली आपको बताए थे कि हम जब भी कोई लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं, सिंगल सेमी कॉलन से क्या करते हैं, सिंगल लाइन जो लिखते हैं उसको सेमी कॉलन के साथ क्या कर रहे होते हैं, हम टर्मिनेट कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लाइन टर्मिनेटर। और हम अगर कोड के बीच में भी कहीं पर ऐसे एक सेमी कॉलन दे दें तो इसका मतलब क्या है कि इसके आगे कुछ नहीं भी लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ब्लैंक है, वो लाइन ब्लैंक है और उसको हम क्या चाह रहे हैं, टर्मिनेट करना चाह रहे हैं उस लाइन को। वॉट इट, कुछ नहीं है तो ब्लैंक है। तो इसका कहीं पर सिंपल सेमी कॉलन का मतलब भी यही होता है कि बीच में क्या है, कोई लाइन नहीं है और हम इसको फिर भी टर्मिनेट करना चाहते हैं, वाइट स्पेस है, इसको हम टर्मिनेट करना चाहते हैं। गॉट इट, सेमी कॉलन का बेसिक सा मतलब ये होता है। अब समझते हैं कि अगर हम ये कर दिए तो क्या इसका मतलब हुआ। इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो फॉर लूप या फिर इफ़ एल्स जो भी लिखते हैं वो क्या करता है, सिंगल लाइन को अब विदाउट करली ब्रैकेट के रन कराने में कैपेबल होता है। लाइक अगर हम क्या करें, प्रिंटफ के अंदर हमको अगर कोई और स्टेटमेंट लिखना होता तो हम क्या करते, ये करली ब्रैकेट यहाँ से अभी इसको हम इरेज करते हैं, तो हमें क्या है, करली ब्रैकेट देने की नीड पड़ती ही पड़ती। अगर हमको मल्टीपल लाइन रन कराना है कि जय कोडिंग क्लासेस भी करें एंड आई लव सीक ऐसा करके कुछ हम ऐसा चाहते हैं कि हम दोनों लाइन प्रिंट कराते जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अगर एक से ज़्यादा लाइन को प्रिंट कराना है तो हमको इसको क्या करना पड़ता है, करली ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ता है। ठीक, बट अगर मुझे सिंगल लाइन को ही रन कराना है, ठीक, सिर्फ बार बार जय कोडिंग क्लासेस को ही प्रिंट कराना है, सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट कराना है, तो हमें करली ब्रैकेट देने की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो हम ये हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि अगर हमारे पास ये लूप लिखा हुआ है और इसके बाद सिर्फ एक लाइन जो भी लिखा है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन को हमें बार बार रिपीट करना है। इसके बाद अगर फिर से प्रिंट अप लगाएंगे तो इसको 5 बार रिपीट करेगा, उसके बाद यहाँ पर कोड का एग्जीक्यूशन इस वाले लाइन पर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, फॉर के अंदर हम सिंगल लाइन को विदाउट करली ब्रैकेट के रन करा सकते हैं, इफ के अंदर भी विदाउट करली ब्रैकेट के एक लाइन को हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। बट अगर मल्टीपल लाइन को अगर एग्जीक्यूट कराना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे करली ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ता है। अब बात आए कि हमारे सेमी कॉलन देने से क्या ही प्रॉब्लम हो जाता है। सेमी कॉलन देने से क्या प्रॉब्लम होता है, सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है, एक यहाँ पर क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं, हम सेमी कॉलन के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि ब्लैंक स्पेस है और उसको टर्मिनेट, रूल तो यही है कि इसके साथ सेमी कॉलन आएगा नहीं। बट अगर आप सेमी कॉलन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ब्लैंक स्पेस के साथ ये सेमी कॉलन आ रहा है और इसका फॉर के अंदर जो एक लाइन आया जो कि वो बिना करली ब्रैकेट के रन करा सकता था, वो क्या आ गया कि ब्लैंक स्पेस आ गया और उसको ये क्या करेगा, टर्मिनेट करा रहा है। तो ये क्या करेगा, बार बार ब्लैंक स्पेस को टर्मिनेट करा रहा है, मतलब एक लाइन इसके पास ब्लैंक आ गया, मतलब ब्लैंक को ये बार बार टर्मिनेट करा देगा। और ये क्या हो गया, अब दूसरा लाइन हो गया इसके लिए, फॉर के लिए ये क्या हो गया, फॉर के स्कोप से अब बाहर चल गया और ये बाद में ये एज इट इज रन होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस को रन कराएगा एंड देन जय कोडिंग क्लासेस एक बार प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था इस जगह पर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉजिकल एरर में यही हो गया कि हम लॉजिक्स भूल गए कि हमारे पास सेमीकोलन होता है कि नहीं होता है, तो हम सेमीकोलन लगा देते। हमारा एक्सपेक्टेड यहाँ पर क्या था, 5 टाइम्स जो भी प्रिंट कराना है वो प्रिंट हो, बट होगा एक बार ही, तो हमारा लॉजिक से तो गलती हुआ, हम जो चाहते थे वो आउटपुट नहीं आया, तो ये एरर है। हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आउटपुट आए वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एरर है। गॉट इट। अब देखते हैं लिंकर एरर। लिंकर एरर क्या होता है, हम बताए थे कि हमारे बहुत सारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल होता है, जब इंटरनली काम करता है तो ऑब्जेक्ट फाइल होता है और वो क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होता है, फिर हमारा कोड रन होता है। तो कुछ कारणवश कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसके कारण कि क्या करता है, हमारा कंपाइलर समझ ही नहीं पाता है कि
कि हमें कैसे इससे ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना है। तो इसका ऑब्जेक्ट फाइल बनाने में ही दिक्कत आ जाता है और मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट फाइल बनते हैं इसे एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम्स आ जाता है। ठीक है, वो कैसे कर हो सकता है? सपोज कि हम इंट मेन के जगह हम बताए तो ये केस सेंसिटिव होता है, तो हम इंट मेन कैसे लिखते हैं? जनरली इंट एंड स्मॉल में सब कुछ लिख रहे होते हैं, बट हम गलती से क्या कर दिए, यहाँ पर कैपिटल एम अगर यूज कर लिए तो ये कोड तो रन करेगा बट कंपाइलर समझ नहीं पाएगा। इंट मेन कंपाइलर तो पड़ेगा, अच्छा ये मेन लिखा है, मेन फंक्शन में जाना है, बट समझ नहीं पाएगा कि इसको कोड कैसे कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट फाइल को कैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिंकर एरर एंड सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक में क्या है, हम सब कुछ सही लिखेंगे बट सिंटैक्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, हम जो भी सेंटेंस लिखेंगे उसका कोई मतलब ही नहीं है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी, हम जनरली क्या करते हैं, सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई करते हैं कि जो भी एक्स प्लस वाई का वैल्यू हो वो सी में असाइन हो जाए। अगर हम सपोज ऐसा करें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी, हम कहते हैं सी का जो वैल्यू हो वो एक्स प्लस वाई में चले। मैथ में तो ऐसा हम बहुत सारा काम करते हैं, बट हमारा क्या है, जब लैंग्वेज में आएंगे तो यहाँ पर दिक्कत आएगा कि हम सी को क्या कर रहा है, एक्स प्लस वाई में क्या स्प्लिट कर रहे हैं। मतलब एक फाइनल वैल्यू को हमारा क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू को इस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको सिंगल वेरिएबल में हम असाइन तो करते हैं, बट सिंगल वैल्यू को असाइन करके मल्टीपल ऑपरेशंस के साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, ये सिमेंटिक एरर आता है व्हेन सेंटेंस हैज नो मीनिंग, इस सेंटेंस का हमारे सी में कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो दिस इज आर सिमेंटिक एरर। तो अब आते हैं हर एरर्स को क्या करते हैं, एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं जहाँ से कि और हमारा क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। चलिए देखते हैं अपने और सारे एरर्स को एंड डिस्कस करते हैं उस पर। तो हम क्या करते हैं कि रन डॉट सी नाम का फाइल बनाए जिसमें रन टाइम एरर को हम डिस्कस कर रहे होंगे। जस्ट इसे हम कमेंट आउट करते हैं अभी, एंड यहाँ पर देख रहे होंगे हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू कुछ वैसे इंट रन टाइम एरर क्या है कि हम कुछ ऐसा काम कर दें जो कि समझ में ही ना आए, कि हमारे सिलेबस से बाहर का चीज़ कुछ कर दिए, हमारे जो भी सी में डिफाइंड है उससे अलग कुछ कर दिए, लाइक या फिर हमारे जो भी यूनिवर्स में डिफाइंड उससे कुछ अलग कर दिए। इंट ए इज इक्वल टू 20 एंड कैन से 25, एंड फिर हम क्या करते हैं, इंट बी इज इक्वल टू 0। ओके, एंड नाउ अब दोनों इंटीजर इंटीजर है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली काम कर सकते हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, एंड हम यहाँ पर क्या स्टोर करा रहे होंगे, ए डिवाइड बाय बी। गॉट इट। इसको हम रन करा के देखते हैं, हमारे पास कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा, हमारे पास कुछ आउटपुट नहीं है, डायरेक्ट कोड क्या होगा, कोड का जो भी एग्जीक्यूशन था वो बंद हो गया। आप फिर से ध्यान से नीचे देखेंगे हमारे टर्मिनल को तो आपको फिर से दिखेगा, हम जैसे ही कोड को रन कराते हैं, एक तो पहले इतना टाइम ले रहा है रन होने में कि इसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये पूरा जाके डिक्शनरी ढूंढ रहा है कि कहीं पर ऐसा परफॉर्म हो सकता है क्या, नहीं हो रहा है। ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, कोड को का एग्जीक्यूशन बंद कर दे रहा है कि हमारे पास समझ में ही नहीं आ रहा है क्या आउटपुट देना है। ठीक है, तो दिस इज रन टाइम एरर। लेकिन अगर हम इसी को बी डिवाइड बाय ए करें, लाइक बी डिवाइड बाय ए, जो कि हमारा क्या है, हमारा एक्सेप्टेबल है कि हम 0 को 25 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 0। एंड अब रन करा कर देखेंगे तो हमारे पास 0 प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। तो दिस इज हमारा क्या था, हमारा रन टाइम एरर। तो हम इसको अगर ए बाई बी करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल्स है जिसमें कि ये दिखा रहा है कि हमारा क्या है, रन टाइम एरर कैसा होता है। गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के एरर को देखते हैं, लॉजिकल एरर, जिसमें कि हम लॉजिक से कुछ गलत लिख दे रहे होंगे। लॉजिक डॉट सी, सिंपली ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट को ही बार बार रन कराना है। तो इसके पहले हम जो लॉजिकल एरर में आए तो वहीं पर हमें समझ में आ रहा था कि फॉर लूप का एक और नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आए मिला। तो हम इसको अगर ऐसे कुछ करें, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। अभी अगर हम इसको करली ब्रैकेट नहीं दें ये कोड फिर भी रन करेगा, अभी कोई एरर नहीं है, बस हमें समझना है कि वो वाला कोड जो हम आपको बताए वो समझना है कि कैसे काम करता है। विदाउट करली ब्रैकेट का भी एक लाइन रन करता है, तो ये क्या करेगा, 5 टाइम्स रन करा कर दे रहा है। जस्ट टेक अ बैकस्लैश n and now run it again, then you will get the proper output J coding classes। यहाँ पर क्या है हमारे पास, हम कोई भी यहाँ पर अगर हम करली ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो ये क्या समझेगा, फॉर के अंदर अगर एक लाइन बस लिखा हुआ है तो ये समझेगा कि फॉर के अंदर का जो एक लाइन है वो फॉर का ही है। लेकिन अगर हम दूसरा लाइन अगर कुछ ऐसा लिख दें, प्रिंट एफ
जस्ट हाई। अब आप देख पाएंगे, अब आउटपुट देख के आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हमारे पास 5 टाइम्स तो जय कोडिंग क्लासेस होगा, मतलब कि ये फर्स्ट वाला प्रिंटफ एक लाइन जो है इसके अंदर तो है, लेकिन नेक्स्ट लाइन जो है उसके अंदर नहीं, ये फॉर से बाहर का काम है, ठीक है। लेकिन यही काम अगर हम इसको करली ब्रैकेट के अंदर कर दें तो अब समझ में आएगा कि ये जो करली, अब दोनों चीज साथ साथ प्रिंट होते जाएगा। एक बार जय कोडिंग क्लासेस हाई, जय कोडिंग क्लासेस हाई, जय कोडिंग क्लासेस हाई, इसका मतलब ये दोनों अब फॉर के अंदर आ गया। तो हमारे पास एक चीज हो गया कि अगर हम करली ब्रैकेट इसलिए बार बार यूज करते हैं कि हमें अगर कहीं ऐसा हो जाए, सिनेरियो बन जाए कि हम फॉर लूप लिखे, अब उसी के अंदर फिर कुछ नया चीज ऐड करना पड़े, तो बाद में जाके करली ब्रैकेट ऐड करो, उससे बेटर है कि हम एक साथ ही करली ब्रैकेट करके ही चलते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा हैबिट भी होता है कि हम साथ साथ सब कुछ करते जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि हम मल्टीपल टाइम्स हम यहाँ पर अगर ऐसा कुछ करें, हम क्या कर सकते हैं, अगर सिर्फ इसको अभी रन करा कर देखा जाए तो हम मल्टीपल टाइम्स सेमी कॉलन दे सकते हैं। इससे मुझे क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जस्ट ये क्या समझेगा, हमारे पास इसके बाद यहाँ पर एक है, यहाँ ये पहला लाइन टर्मिनेटर हुआ, दूसरा क्या है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है बट लाइन को टर्मिनेट करना चाहता है, इट्स ओके। हम इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं, हम नीचे नीचे भी करके लिख सकते हैं, ऐसे भी करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोड को। ये बेसिकली क्या करता है, सेमी कॉलन लाइन टर्मिनेटर का काम करता है। तो जब भी हम इस चीज को यूज कर रहे होंगे तो ये क्या कर रहा होगा हमारे पास, ये क्या है, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम सिंगल लाइन, अभी इसके अंदर ये है, फॉर के अंदर ये चीज है, बट अगर हम यहाँ पर इसको हम करली ब्रैकेट से ब्लॉक भी कर देते हैं, ये क्या हो गया, फॉर के अंदर ये चीज है प्रिंटफ स्टेटमेंट, बट अगर हम इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दें तो ये क्या समझेगा कि हमारे पास एक लाइन ब्लैंक स्पेस है जो कि फॉर के अंदर आ गया है। तो फॉर के अंदर वो एक इस लाइन को चला सकता है और ये क्या करता है, एक लाइन को टर्मिनेट करने का काम करता है। तो अब जो आउटपुट आएगा सिंपल सा क्या आएगा, फर्स्ट टाइम एक बार खाली आएगा प्रिंटफ, क्यों, क्योंकि 5 बार तो ये क्या करेगा, ब्लैंक स्पेस चला देगा, उसके बाद क्या हमारे पास प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगा। तो प्रिंटफ एक बार ही है तो ये एक बार सिर्फ रन होकर आएगा, यहाँ एक बार रन होकर हमारे पास आ रहा है। और अगर हम टर्मिनल को क्लियर करके दिखाएं आपको, ये क्या है, जय कोडिंग क्लासेस एक बार ही आया था, लेकिन हमारा लॉजिक्स क्या है, हम 1 से 5 बार चला रहे हैं, 5 बार आउटपुट आना चाहिए, बट हम गलती से यहाँ पर क्या कर दिए, एक एरर जनरेट किए, दैट इज सेमी कॉलन। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक लाइन आया जो कि ये क्या करेगा, फॉर लूप वाइट स्पेस को 5 बार रन कराएगा, और उसके बाद जैसे लूप से बाहर आएगा तो देखेगा प्रिंटफ स्टेटमेंट है, इस प्रिंटफ को क्या करेगा, ये प्रिंट करा देगा। आई होप बात समझ में आया होगा कि लॉजिकल एरर कैसे जनरेट होता है। एंड नाउ आवर नेक्स्ट एरर इज लिंकर एरर। लिंकर एरर क्या करेगा, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट फाइल होगा उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। देन दिस इज आवर लिंकर एरर, लिंकर डॉट सी। ये हमारा ये कोड है, अभी ये कोड तो रन करेगा, लेकिन हम एक एरर ऐसा जनरेट करते हैं, कंपाइलर को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। हम ये क्या, हमारा केस सेंसिटिव है, बट हम क्या कर दिए, यहाँ पर कैपिटल एम लिख दिए। अब अगर कोड को रन कराएंगे तो आप देखेंगे क्या एरर आ रहा है, हमारे पास कुछ ऐसा एरर आएगा, अनडिफाइंड रेफरेंस टू विन मेन @16। ये कहता है कि हमारा जो विन डब्ल्यू, जब भी हम वी एस कोड करते हैं तो इसके लिए कंपाइलर जो आता है वो मिन डब्ल्यू आता है। ये क्या कहता है, मिन डब्ल्यू के पास ऐसा कुछ है ही नहीं समझने के लिए जो कि ये कैपिटल एम को समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर समझ में भी आएगा, कुछ एरर्स आएगा, प्रोग्राम्स एरर, लाइक लिंकर लिंकर, ये क्या आ रहा है, लिंक लिंक नहीं कर पा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर ये कोड को लिंक नहीं कर पा रहा है जिसके कारण हमारे पास एरर आ रहा है कुछ, ठीक है। यहाँ पर लिंकर से रिलेटेड कुछ एरर आएगा। एंड ना यहाँ पर क्या आएगा, कलेक्ट टू एक्स, एरर किस टाइप का है, एरर रिटर्न वन एग्जिट स्टेटस, कि मतलब ये समझ नहीं पा रहा है कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो दिस इज लिंकर एरर। एंड नाउ अनदर टाइप ऑफ एरर इज सेमेंटिक एरर। तो हम सेमेंटिक एरर को देख लेते हैं। सेमेंटिक एरर, सेमेंटिक एरर क्या कहता है, जब भी हमारे सिंटेक्स का कोई मीनिंग ही नहीं हो, ओके।
हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10 एंड इंट b इज इक्वल टू 20 एंड हम क्या करते हैं, इंट c नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। एंड नाउ अब हम क्या कर रहे होंगे, a प्लस बी में हम क्या करते हैं, c का वैल्यू असाइन कर देते हैं, या फिर c को भी हम क्या करते हैं, और कैन से हम अभी इनिशियली कुछ भी नहीं करते हैं इसमें वैल्यू, एंड c को हम बेसिकली 20 असाइन कर लेते हैं। एंड हम जैसे a और b को एक दूसरे में असाइन कर सकते थे, हम सिमिलर मैनर में क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके ट्राई करते हैं। हम करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 20। ये हमारा सेंटेंस तो सही है, हमारा सेंटेंस तो मैथमेटिकली सही है कि a प्लस बी दो का सम तो 20 के इक्वल हो ही सकता है। बट यहाँ पर क्या है, हमारे सिलेबस में जो भी सी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम क्या एक वैल्यू को अनदर वैल्यू में बांट कर, अब हमारा सी समझ ही नहीं पाएगा कि हम ए को 1 दें, इसको 19 दें, या फिर इसको 2 दें, इसको 18 दें, या फिर इसको 18 दें, इसको 2 दें, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। अब अगर रन इस कोड को करा कर देखेंगे, वैसे तो एरर यहाँ भी दिख रहा है, बट यहाँ पर एरर क्या आएगा, लेवल क्या, एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। ये कहता है असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी चलता है तो हमारा क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि राइट टू लेफ्ट चलना है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हम ए प्लस बी को असाइन इधर से इधर करना चाह रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर एरर आया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एरर। आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, आप नोट्स को एक बार रीड करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा। और जो भी अच्छे से एग्जाम्स में लिख के आना है, डायरेक्ट आएगा कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एरर्स इन सी, तो अच्छे से इसको लिख के आना है विद एग्जांपल। एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा, आई होप। अब एग्जांपल्स को समझने में भी कोई दिक्कत है नहीं, तो अच्छे से करके आना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को और मूव करेंगे, दैट इज वेरिएबल नोमेनक्लेचर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एरर्स वी विल मूव टॉपिक दैट इज रूल्स फॉर वेरिएबल नोमेनक्लेचर। हम वेरिएबल के नेमिंग के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। हम अभी तक बताते आ रहे थे कुछ भी नाम लिख दो, वेरिएबल्स का कोई मतलब नहीं है, बट अब कुछ ना कुछ अब दिखेगा कि कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकता है। हमारा वेरिएबल जो है, हम किसी वेरिएबल के अंदर जब भी नाम लिख रहे थे तो हम कुछ कुछ एग्जांपल से पहले बताते हैं कि क्या नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ लाइन बाय लाइन लिखा हुआ भी है। ए वेरिएबल नेम मस्ट ओनली कंटेन्स अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। हम जब भी कोई वेरिएबल का नाम लिखेंगे, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए। लाइक कि हम अगर कोई मान लेते हैं किसी के लिए एज के लिए वेरिएबल बना रहे हैं, तो हम इंट ए लिखने से बेटर है कि इंट एज नाम का वेरिएबल बनाए, जिससे पता चलेगा कि एज से रिलेटेड इस वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। ओके, हम एवरेज निकाल रहे हैं तो इंट ए बी सी कुछ नाम रखने से बेटर है इंट ए बी जी नाम लिखे, जिससे पता चलेगा कि एवरेज निकालना चाह रहा है, या फिर कंप्लीट हम एवरेज लिख सकते हैं। यूजर्स को पढ़ के भी पता चलेगा, अनदर यूजर्स भी आपके कोड को पढ़े तो पता चले कि एवरेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ इस वेरिएबल के अंदर काम होने वाला है। तो पहला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की नेम जो भी हम लिखेंगे वो क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि एक वेरिएबल का नाम जो हो उसमें क्या हो सकता है, सिर्फ अल्फ़ाबेट हो सकता है। ओके, मतलब ए टू जेड हो सकता है और ए टू जेड हो सकता है। गॉट इट। दूसरी बात, डिजिट्स हो सकता है 0 to 9, कुछ भी डिजिट्स हो सकता है, मतलब हम कंबाइन करके 1 0 11 12 भी रख सकते हैं, मतलब 0 to 9 का जो भी कॉम्बिनेशन होगा ये डिजिट्स हो सकता है। एंड अंडर स्कोर हो सकता है। अंडर स्कोर क्या होता है, लाइक ए नीचे लाइन एंड बी, ये ए अंडर स्कोर बी, इसको अंडर स्कोर पढ़ते हैं हम लोग, तो ये अंडर स्कोर हो सकता है। मतलब कि हम अगर कोई भी नाम बना रहे हैं अभी, ये बताता है कि हमारा क्या है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। लाइक हम ऐसे कर सकते हैं, जय नीचे अंडर स्कोर कर सकते हैं, एंड फिर क्या कर सकते हैं, लाइक हम अगर अपना ही नाम लिखें राम 1 2 3, ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट इसके अलावा कोई हम स्पेशल कैरेक्टर ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक बीच में एट द रेट लिख दें, तो ये हमारा क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ध्यान रखना है कि हम अगर कोई भी एक्स्ट्रा जो भी हमारा है स्पेशल सिंबल, उसमें से हम यूज क्या कर सकते हैं, सिर्फ अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं। गॉट इट। ये फर्स्ट यहाँ से ध्यान देना है कि हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। एंड देन ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फ़ाबेट। जो भी हमारा यूजर यानी कि वेरिएबल का नाम होगा वो हमेशा अल्फ़ाबेट से ही शुरू होना चाहिए। अभी तक क्या था, हमारा अगर कोई भी
नाम है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर यूजर कर सकते हैं। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 2 3 जय। तो ये 1 2 3 जय एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो हमेशा शुरू किससे होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से होना चाहिए। एंड और एन अंडर स्कोर, लेकिन हम इसको अंडर स्कोर के साथ ऐसे कुछ लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या एक्सेप्टेबल है कि हम आगे में अंडर स्कोर दिए, उसके बाद हम कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, दिस इज एक्सेप्टेबल। ठीक है। इट कांट स्टार्ट विद अ डिजिट, ये क्या है, कोई डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता है। ध्यान देना, हम अभी सबको करके देख रहे होंगे प्रैक्टिकली, तो हमको पता चलेगा कहाँ कहाँ एरर आता है। दूसरा क्या है, नो वाइट स्पेस इज अलाउड। लाइक हम क्या करते हैं, हम एवरेज निकाले या फिर कुछ और निकाल रहे हैं परसेंटेज, तो हम क्या करते हैं, हम मार्क्स परसेंटेज निकाल रहे थे, हम क्या करते हैं, मार्क्स अंडर स्कोर परसेंटेज लिख सकते हैं। तो हमारा क्या ये एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, मार्क्स फिर परसेंटेज एक अलग वर्ड है, तो हम बीच में स्पेस देखें फिर परसेंटेज यहाँ से शुरू करें, ये क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब हम बीच में वाइट स्पेस नहीं लग सकते हैं विद इन अ वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के अंदर हम वाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं। गॉट इट। दूसरा क्या है, डोंट यूज एनी रिजर्व वर्ड। लाइक हम किसी भी यानी कि किसी भी वेरिएबल का नाम हम क्या कर सकते हैं जो भी ऑलरेडी रिजर्व है। लाइक प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप देखते हैं मतलब ये समझ में आता है कि कुछ प्रिंट कराने का काम करता है, तो दिस इज आर रिजर्व वर्ड। तो हम इस प्रिंट एफ किसी वेरिएबल का नाम प्रिंट एफ नहीं लिख सकते हैं, स्कैन एफ नहीं लिख सकते हैं, मेन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी यूज कर लिया गया है, और ये क्या है, कीवर्ड है। आई थिंक अप्रॉक्स 32 कीवर्ड्स होते हैं हमारे सी में, तो ये हम इस 32 कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते हैं। इस तरह से होता है प्रिंटफ, स्कैनफ, इनम, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। आप डायरेक्ट गूगल कर सकते हैं कि कीवर्ड्स इन सी, तो आपको दिखेगा कीवर्ड्स उसका क्या है। एक बार आप लोग कंफर्म भी कर लीजिएगा कि 32 ही होता है। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है 32 कीवर्ड्स होता है हमारे सी में। तो हम जनरली जो यूज करते हैं प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, मेन फंक्शंस वगैरह यूज करते हैं, तो हम उन सबको क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं एज ए वेरिएबल में। ठीक है, इसको एक बार हम कोड पर देखते हैं करके कि कहाँ कहाँ एरर आता है, जिस इन चारों को तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो करके देखते हैं कि वेरिएबल नोमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स हैं, उसको कैसे कैसे फॉलो करते हैं। पहला रूल तो ये हम बताए थे, अगर शुरू से देखा जाए हम कुछ भी नाम बना सकते हैं, लाइक इंटीजर टाइप का बना रहे हैं, हम कुछ भी नाम लिख दिए, ये क्या है, एक्सेप्टेबल है, ये हमारा एक वेरिएबल का नाम है। ठीक, लेकिन कुछ कुछ रूल्स है, लाइक हम जब भी इंट मान लेते हैं कि हम कोई वैल्यू ए को स्टोर, अभी तो इंट ए बना लेते हैं इजिली, ए में 10 स्टोर कर लिए, तो ये यहाँ पर वेरिएबल नेम क्या है, ए हमारा क्या है, वेरिएबल का नाम है। बट हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम प्रिंटफ नहीं रख सकते हैं, कि जो हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है हम वो चीज़ नहीं रख सकते। ये लाइक प्रिंटफ है, तो ये क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हम इस चीज़ को यूज नहीं कर सकते हैं एज ए वेरिएबल नेम। लाइक हम अगर इसको करा कर देखें, प्रिंटफ, आपको यहीं पर एरर आएगा, एंड हम करके देख लेते हैं परसेंटाइल डी, और यहाँ पर क्या चाहते हैं, प्रिंटफ को प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंटफ को प्रिंट कराना चाहते हैं। प्रिंटफ ऑफ कोर्स वेरिएबल का नेम डिक्लेयर किए, बट हमारे पास प्रिंटफ में एरर आ रहा है, और अब अगर इसको रन करा कर देखेंगे आपके पास एरर दिखेगा कि वेरिएबल नोमेनक्लेचर में एरर कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रिंट इज नोट फंक्शंस और फंक्शंस पॉइंटर। ये मतलब इस तरह से है, और यहाँ पर आएगा नोट डिक्लेयर्ड। गॉट इट। ये प्रिंटफ जो है ऑलरेडी क्या है, फंक्शंस है, और हम इस फंक्शन जो प्री डिफाइंड हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला एरर था कि प्रॉब्लम्स था कि हमारे नोमेनक्लेचर में कि हम जो भी रिजर्व्ड कीवर्ड है हम उसको क्या कर सकते हैं, एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। दूसरा क्या था, हम एक ही वेरिएबल, हाँ लेकिन हम अगर थोड़ा सा इसमें चेंजेस ला दें, हम कैपिटल पी अगर इसको कर दें, तो हमारा सारा एरर रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल के साथ प्रिंटफ हमारा रिजर्व है, कैपिटल के साथ रिजर्व नहीं है। अब अगर रन कराएंगे तो प्रॉपर कोड रन करेगा, और हमारे पास आउटपुट में जो ये आना चाहिए ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, है ना, प्रिंटफ के साथ ये। तो इसको देखते हैं क्या एरर आ रहा है, लेकिन हम अभी प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पहले नोमेनक्लेचर को समझते हैं। फिर से एक बार अगर रन करा कर देखा जाए, सेम आउटपुट आ रहा है। अच्छा, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम यहाँ पर नेम इसका चेंज नहीं किया, कैपिटल पी करना है, तभी प्रॉब्लम्स आ रहा था। इसको अब देखेंगे तो हमारे पास प्रॉपर 10 आउटपुट आएगा। अब हम अगर देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है, हम क्या करते हैं, बीच में व्हाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं। लाइक प्रिंटफ है, प्रिंटफ हम क्या करते हैं, नंबर, एक मान लेते हैं वेरिएबल का नाम क्रिएट किया, और यहाँ पर फिर से लिखते हैं नंबर। हम क्या करते हैं, प्रिंट कर रहे हैं नंबर को। अब यहाँ पर अगर बीच में हम कोई व्हाइट स्पेस दे दे, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये समझेगा प्रिंटफ कुछ अलग लिखा हुआ है, नंबर कुछ अलग लिखा हुआ है।
लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसे ही लिखना है कि दोनों प्रिंटफ अलग दिखे, नंबर अलग दिखे, तो इसके लिए हम अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं। अब अगर अंडर स्कोर यूज करेंगे तो मुझे अंडर स्कोर यहाँ भी यूज करना पड़ेगा, तो अंडर स्कोर यहाँ भी यूज करेंगे तो हम अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, बट व्हाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते। गॉट इट। नेक्स्ट क्या था हमारा, जो भी हम बीच में क्या कर सकते हैं, अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, तो अंडर स्कोर यूज कर लिए। एंड नेक्स्ट क्या है, हम और क्या कुछ कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम नंबर के साथ शुरू नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी वेरिएबल में नंबर को इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक हम बनाते हैं कि नम 1 2 3 ऐसे कुछ नाम बना लेते हैं कि ये नंबर स्टोर कर रहे हैं 1 2 3, हम कुछ ऐसे ही वेरिएबल का नाम अभी डिक्लेयर कर लिए, तो हम यहाँ पर हम इजिली कर सकते हैं, नम 1 2 3 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, और ये हमारा क्या, कोई भी एरर इसमें दिखाएगा नहीं। हम इसके साथ अंडर स्कोर भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ भी अंडर स्कोर को यूज कर सकते हैं, तो यहाँ भी कोई एरर हमारे पास दिखेगा नहीं। बट लेकिन हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम किसी वेरिएबल को हम नंबर से शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जैसे नंबर से शुरू करेंगे हमारे पास एरर आएगा कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को नंबर से शुरू नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पर पूरा लाल लाल नहीं दिख रहा है, वैसे दिख रहा है कि पूरा कंपाइलर गुस्सा हो गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास एरर आ गया। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, अंडर स्कोर के साथ शुरू कर सकते हैं, हम आगे में शुरू में अंडर स्कोर लगा सकते हैं, इट इज एक्सेप्टेबल। तो ये हमारा कुछ रूल्स था, तो ये रूल्स को ध्यान में रखना है, और एग्जाम्स में आते ही आते हैं कि वेरिएबल के नोमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि वेरिएबल का जो नाम है वो क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना है, अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडर स्कोर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके अलावा लेकिन एक चीज़ और, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी अनदर स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं, सपोज चाहते हैं कि हम एट द रेट का यूज कर लें, एट द रेट इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये क्या करेगा, हमारे पास एरर देगा कि हमारे पास अनरिकॉग्नाइज टोकन, कि ये क्या है, हमारे कंपाइलर के पास अनरिकॉग्नाइज है, ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है एट द रेट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो हम अंडर स्कोर के अलावा किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द और विच टाइप्स ऑफ स्पेशल कैरेक्टर दैट कैन बी यूज एज अ वेरिएबल नोमेनक्लेचर, तो आपको सब याद रहना चाहिए कि हम अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है कि जब भी स्टार्ट होगा कोई वेरिएबल का नाम, वो नंबर के साथ शुरू नहीं हो सकता है, वो डिजिट के साथ, सॉरी अल्फ़ाबेट के साथ और अंडर स्कोर के साथ शुरू हो सकता है। कोई भी एक वेरिएबल के नेम के बीच में हम क्या कर सकते हैं, वाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं। फिर क्या है, रिजर्व वर्ड को हम एज ए और कीवर्ड को हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। गॉट इट। तो अब चलते हैं, आई होप वेरिएबल नोमेनक्लेचर भी क्लियर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे और जंपिंग स्टेटमेंट को थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय जंपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट का क्या काम होता है। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज द जंपिंग स्टेटमेंट, कि जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है। जंपिंग एज अ वर्ड सजेस्ट कि हम एक जगह से दूसरे जगह तक जंप करने में काम करते हैं। लाइक हम क्या किए, नंबर ऑफ कोड्स लिखे हैं, लाइन ऑफ कोड्स लिखे हैं, हम चाहते हैं कि इस जगह से डायरेक्ट हम फिर यहाँ पर बाहर आ जाएं, दिस इज अ टाइप ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। हम चाहते हैं कि यहाँ से जंप करके इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कराएं, डायरेक्ट यहाँ आ जाएं, दिस इज ऑल्सो जंपिंग स्टेटमेंट, एक स्टेप को जंप के। हम चाहते हैं कि कुछ कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर यहाँ से हम डायरेक्ट जंप करना चाहें यहाँ पर, फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप करना चाहें, दिस इज ऑल अबाउट जंपिंग स्टेटमेंट, कि एक जगह से हम दूसरे जगह तक डायरेक्ट जंप करते हैं, बीच के कोड को बिना रन कराए, बीच के कोड से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही जंपिंग स्टेटमेंट में आते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट आता है हमारे पास ब्रेक, और हम ब्रेक के साथ क्या हो चुके हैं, कहीं जगह यूज भी कर चुके हैं। तो ब्रेक क्या करता है, जहाँ पर भी हमारा कोड आता है उस जगह से, जहाँ पर जैसे हम ब्रेक लिखेंगे उसके बाद के सारे चीज़ को एग्जीक्यूट करके छोड़कर वो डायरेक्ट कहाँ आ जाता है, शुरू में आ जाता है। अगर ब्रेक का एक एग्जांपल देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इंट मेन, इसको सिर्फ ध्यान से देखना है, हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस, एंड इसके बाद हम क्या एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमारे पास अगर इफ़ आई इज इक्वल टू किसी भी सिनेरियो में 5 आ जाए, या फिर 3 कर लेते हैं, 3 है तो क्या कर दो, इसको ब्रेक कर दो। हम अभी समझें कि एक लाइन, अगर सिंपली एक लाइन ब्रेक को रन कराना है तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इफ़ के अंदर इसको कंसिडर किया जाएगा। एल्स क्या कर दो, हमारे पास प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एंड बैकस्लैश एन के साथ आई को प्रिंट कराओ। गॉट इट।
हम इस कोड को समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा होगा। दिस इज फॉर का ये स्कोप है एंड इंड का स्कोप है, ठीक है। ये कैसे रन कर रहा होगा अभी इसको हम समझते हैं। ये क्या करेगा, जैसे देखेगा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई का वैल्यू 1 होगा, आई इज इक्वल टू इनिशियली 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू 5, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू। एंड अब उसके बाद क्या आएगा, इसके अंदर आएगा, चेक करेगा क्या आई इज इक्वल टू 3 है, नो, इसका मतलब क्या करेगा, एल्स वाले को रन कराएगा एंड परसेंटाइल डी आई को क्या करेगा, रन कराएगा। आई का वैल्यू क्या है अभी, यहाँ पर आउटपुट पर ध्यान देना है प्रॉपर। आउटपुट में अभी क्या है, आई का वैल्यू 1 है, प्रिंट हो जाएगा 1 एंड देन फिर कोड में क्या करेगा, आई को प्लस प्लस कराएगा, आई बढ़कर क्या हो जाएगा 2, कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन ट्रू है हमारा, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर तो आएगा बट यहाँ चेक करेगा क्या 2 इक्वल टू 3 है, कंडीशन फॉल्स, तो ये क्या करेगा एल्स वाले पर आएगा और फिर से 2 को प्रिंट कराएगा, मतलब आई को प्रिंट कराया 2। अब बढ़कर आई फिर से यहाँ जाएगा, बढ़ेगा और आई का वैल्यू अब क्या हो गया 3, कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर आएगा एंड चेक करेगा फिर यहाँ कंडीशन क्या 3 इक्वल टू 3 है, यस, यहाँ पर जैसे कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आएगा और इसके अंदर क्या हमारा लिखा हुआ है ब्रेक, तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा डायरेक्ट। और ये इसका मतलब क्या, ब्रेक करने का मतलब क्या होता है कि ये लूप से डायरेक्ट बाहर, लूप से बाहर निकलने का 2 मेथड होता है कि हम डायरेक्ट ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर ले या फिर कंडीशन फॉल्स हो जाती है। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल डायरेक्ट यहाँ पर आएगा और कंट्रोल फिर यहाँ के बाद फिर अंदर नहीं जाकर इसके बाद जो भी लाइन लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, इस चीज़ को ब्रेक कर देगा और ये क्या करेगा, कंट्रोल डायरेक्ट बाहर आ जाएगा और हमारे पास आउटपुट में सिर्फ 1 और 2 आएगा। ये ब्रेक का काम हो गया। फिर कंटिन्यू इसी से रिलेटेड कुछ काम करता है, तो हम कंटिन्यू के लिए भी सेम कोड को देखेंगे कि कंटिन्यू कैसे काम करता है और समझने का ट्राई करते हैं। अब कंटिन्यू देखते हैं एंड इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ गो टू एंड एक्सप्लेन गो टू स्टेटमेंट। ठीक, तो लिमिटेशंस क्या है गो टू का, गो टू इसको अभी हम सीख रहे होंगे, गो टू कैसे काम करता है वो भी सीख रहे होंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अभी पहले कंटिन्यू को समझते हैं, कंटिन्यू कैसे काम कर रहा होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, हमारा जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा होगा ये क्या करेगा, हम यहाँ पर ब्रेक की जगह पर कंटिन्यू अगर करें, कंटिन्यू कंटिन्यू क्या करेगा, यहाँ पर जैसे ही आएगा, ध्यान से समझना है, कंटिन्यू करेगा, जैसे ये कंडीशन मीट करेगा वो क्या करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट, फिर इसके अंदर यहाँ पर कुछ ये प्रिंट वगैरह कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, कंटिन्यू जैसे है ये क्या करेगा, आगे मन नहीं कराकर डायरेक्ट क्या करेगा, अपडेशन वाले पोर्शन पर लेके जाएगा, डायरेक्ट कंट्रोल क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, आई इक्वल टू 3 है, यहाँ पर कुछ इसका काम नहीं करेगा और डायरेक्ट यहाँ क्या कर देगा, अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट लगा भी दें प्रिंट एफ, कंटिन्यू के बाद प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर हम अगर ऐसा करते हैं आई कि अगर आई इज इक्वल टू 3 है तो कंटिन्यू करो, और आई को बाद में प्रिंट भी करा रहे हैं, ये इस चीज़ को प्रिंट नहीं करा पाएगा, डायरेक्ट जैसे ही देखेगा कंटिन्यू तो डायरेक्ट क्या करेगा, कंट्रोल आई प्लस प्लस कराएगा और आई का वैल्यू जो 3 यहाँ पर था आई का वैल्यू 4 कर देगा। अगर हम देखें इसको ड्राई रन करके, आई इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 एंड कंडीशन चेक होगा 1 लेस देन इक्वल टू 5, दैट इज आई लेस देन इक्वल टू 5। फर्स्ट टाइम इसके अंदर जैसे ही आएगा देखेगा क्या आई इज इक्वल टू 3 है, नो कंडीशन फॉल्स, प्रिंट कराएगा आई को, तो ये क्या करेगा, ऐसा कुछ प्रिंट कराएगा 1, फिर जाएगा आई प्लस प्लस होगा, फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा, आई का वैल्यू 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन 2 इसके अंदर आएगा, ये इफ़ वाला कंडीशन मैच नहीं करेगा तो एल्स वाले में जाएगा एंड यहाँ पर 2 प्रिंट कराएगा, फिर ये बढ़कर क्या हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है, जैसे यहाँ पर देखा कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद क्या है, कंटिन्यू के बाद डायरेक्ट ये क्या करेगा, अपडेशन वाले पोर्शन पर ले जाता है, बीच को छोड़ देता है कि उसके बाद क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट क्या जाएगा, अपडेशन वाले पर ले जाएगा और आई को डायरेक्ट 4 करेगा, और फिर क्या होगा, 4 के लिए कंडीशन चेक होगा 4 लेस देन इक्वल टू 5 एंड देन फिर यहाँ पर ये कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगा, इस वाले एल्स में आकर डायरेक्ट यहाँ पर 4 प्रिंट कराएगा एंड देन सिमिलर माइनर में यहाँ 5 लेस देन इक्वल टू 5 एंड यहाँ पर 5 को प्रिंट कराएगा। तो कंटिन्यू क्या करता है, हमारे उस कंट्रोल को डायरेक्ट अपडेशन वाले पोर्शन पर ले जाता है, और ब्रेक क्या करता है, डायरेक्ट लूप को ही ब्रेक कर देता है। ठीक, सिमिलर मैनर में हमारा क्या है, गो टू स्टेटमेंट है, तो गो टू से को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इस गो टू क्या करता है, जनरली हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो सपोज करते हैं हम यूजर से कह रहे हैं कि इंटर द नंबर बिटवीन 1 to 100,
ठीक है। बट यूज़र क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इंटर 1 to 100 के बीच में कोई नंबर कर रहे हैं इंटर करने के लिए, बट यूज़र क्या कर रहा है 120 बार बार इंटर कर दे रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, फिर से जैसे यूज़र 120 इंटर करे तो वो क्या आ जाए, कंट्रोल फिर से इसी लाइन पर आ जाए, इंटर 1 to 100, 1 से 100 के बीच में इंटर करो, फिर मान लेते 140 कर दे तो फिर कंट्रोल यहीं आ जाए कि 140 नहीं 1 to 100 के बीच में इंटर जब तक नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, कोड इसके बाद इसके बीच में हम कुछ कोड लिखेंगे तो ये क्या करेगा, इस कोड के बाद वाला जो भी कोड है उसको रन कराएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका कुछ हम ऐसे लिखते हैं, सिंटैक्स अगर देखा जाए, हम इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं, हम कुछ लेवल लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, गो टू लेवल लगाएंगे, यहाँ पर वो उसी लेवल तक पहुँचा दो, यानी कि अगर ये कंडीशंस को ये फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या करो, ये लेवल जो भी कुछ भी राम श्याम मोहन सीता गीता कुछ भी हम लेवल का नाम रख सकते हैं। तो यहाँ क्या करा है, गो टू लेवल, तो यहाँ पर चले जाओ कहाँ, लेवल के पास, फिर से और फिर इस कोड को रन कराओ, फिर अगर गलत कुछ यूज़र काम कर रहा है फिर से घूम के फिर से यहीं जाओ। ठीक है, तो ये बार बार क्या होता है, घूमते रहता है, जिसके कारण कि ये डिसएडवांटेज भी है कि एक ही कोड के अंदर ये बार बार घूमते रहेगा। अगर यूज़र को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या लिखा हुआ है, तो सपोज आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिए, यूज़र इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है क्या मतलब है, तो ये क्या करेगा, बार बार इसके अंदर घूमते ही रहेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रॉब्लम विद गो टू स्टेटमेंट, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अगर किसी कारण बस यूज़र को समझ में नहीं आया तो इनपुट का, तो वो बार बार क्या करेगा, गो टू के अंदर ही घूमते रह जाएगा। तो हम सारे को प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं और आपको नोट्स मिलेगा, तो आप उसको नोट्स को रीड करेंगे तो आपको थ्योरी भी प्रॉपर दिख रहा होगा कि कैसे हम एग्जाम्स में लिख के आना है, और ये क्वेश्चंस आता ही आता है। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देख ले। तो चलिए समझने का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट एंड हाउ इट वर्क्स, और कैसे जंपिंग स्टेटमेंट को हम लोग देख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, फॉर int I is equal to 1 and I less than equal to 5 and I plus plus, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, printf स्टेटमेंट चलाते हैं जिसमें कि हम कर रहे होंगे परसेंटाइल डी एंड आई को बार बार प्रिंट करा कर देख रहे होंगे, और लेट अस टेक अ बैकस्लैश एन। तो अब अगर यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट सिमिलर काम करता है, जैसे कि कंडीशन फॉल्स कर दे तो यहाँ पर क्या करेगा, हम इस चीज़ को प्रिंट कराएंगे, लेकिन कब, जब हमारा क्या होता है, इफ़ आई इक्वल टू 3 हो, तब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ब्रेक कर लेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। एंड और उसके बाद क्या लगाते हैं, एल्स के अंदर इस चीज़ को लिख रहे होंगे कि एल्स क्या होता है, प्रिंटफ स्टेटमेंट ये रन करे। ठीक है, अब एक लाइन लिखा हुआ है इफ के अंदर, तो एक लाइन ब्रेक रन करेगा, और एल्स के अंदर एक लाइन लिखा हुआ है तो ये रन करेगा, हमें करली ब्रैकेट देने की नीड है नहीं। इसको रन करा कर देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ओनली 1 एंड 2 आएगा, क्योंकि जैसे ही 3 आया तो ये क्या हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट चला, और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, कंट्रोल को लूप के बाहर लेकर चले आता है। ये ध्यान देना है कि हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है एक लूप के साथ यूज होता है, और दूसरा आपको याद होगा स्विच के साथ हम यूज कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम यहीं पर यूज कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में देखते हैं कंटिन्यू कैसे काम करता है। तो आप देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट काम कर रहा होता है। यहाँ पर अगर इसी के सिनेरियो में हम कंटिन्यू लिखेंगे, कंटिन्यू करते हैं, तो ये क्या करेगा, 3 को प्रिंट नहीं कराएगा, जैसे ही देखा आई इज इक्वल टू 3 तो ये क्या कर देगा, कंटिन्यू कर देगा, कि मतलब यहाँ छोड़ो अब क्या करना है वो सब बात की बात है, पहले आई को प्लस प्लस करो, और ये डायरेक्ट 4 से प्रिंट कराना शुरू करेगा। आप ये आउटपुट भी देख पाएंगे 1 2 3 जैसे आए तो वहाँ पर क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया, वो उसके बाद वाले को रन नहीं करा रहा है। और इसके बाद भी हम अगर एक स्टेटमेंट आपको लिख के दिखाएं, प्रिंट एफ, हम यहाँ भी करते हैं परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, और यहाँ पर क्या करो, आई को प्रिंट कराओ, तो भी यहाँ पर क्या होगा, आई प्रिंट नहीं होगा। एंड यहाँ पर अब हमारे पास आ गया मल्टीपल लाइन, तो हम क्या करेंगे, इसको हम करली ब्रैकेट के, अब यही दिक्कत होता है कि हम बार बार थोड़ा सा ऊपर नीचे करके करना पड़ता है एडजस्ट, इसीलिए हम करली ब्रैकेट को साथ साथ लिखते ही जाते हैं। अभी भी अगर रन कराएंगे तो हमारे पास वही आउटपुट आएगा, 1 2 3 नहीं आया, जबकि यहाँ बोल रहे 3 को प्रिंट कराओ, 3 प्रिंट नहीं कराया, क्योंकि जैसे ही देखा ये कंटिन्यू करने बोल रहा है पहले, तो पहले क्या करेगा, ये प्लस कर देगा अपडेट करके, तो आई का वैल्यू 4 करेगा, फिर 4 के लिए चेक करेगा, तो इसके अंदर ये कभी आएगा ही नहीं फिर दोबारा। ठीक है, तो ये इस तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करता है। गो टू स्टेटमेंट के बारे में अगर देखें, देखते हैं गो टू स्टेटमेंट के बारे में।
गो टू स्टेटमेंट कुछ इस तरह काम करता है, दो सब्जेक्ट का एवरेज फाइंड करते हैं और वहां से समझ जाएंगे कि गो टू स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है। तो सपोज इंट ए एंड बी, दो सब्जेक्ट कुछ भी ले ले हम नाम, उसको क्या करते हैं हम सपोज करते हैं कि ये क्या कर रहा है और कैन से, अगर अभी हम जस्ट वेरिएबल नोमेनक्लेचर पढ़ के आए तो सपोज करते हैं ये हिंदी है तो एच से, और ये इंग्लिश है तो ई से हम डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि हम वेरिएबल नोमेनक्लेचर में पढ़े कि हमारा नेम जो होना चाहिए एक ऐसा होना चाहिए, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मुझे ई और एच यूजर से इनपुट लेना है एंड एक एवरेज नाम का वेरिएबल लेते हैं, एक एवरेज नाम का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट एबीजे। गॉट इट। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूजर से क्या कहेंगे, प्रिंट एफ इंटर मार्क्स ऑफ हिंदी, और पहले इंग्लिश लिखे हैं तो इंग्लिश कुछ भी कर सकते हैं। अब हमारे पास सिनेरियो क्या जनरेट आता है कि यूजर इंटर तो करने बोलेंगे, बट हम क्या करते हैं जनरली 0 to 100 के बीच में ही मार्क्स हम कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर यूजर कुछ उससे ज़्यादा कर दे, लाइक -5 कर दे या फिर 105 मार्क्स कर दे, तो वो एक्सेप्टेबल है नहीं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे स्कैन एफ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्कैन करते हैं, परसेंटाइल डी टाइप का होगा, एंड इसको हम सपोज करते हैं कि एड्रेस ऑफ ई में स्टोर करा लिए। ठीक, एंड अब हम क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे, इफ हमारे पास अगर मार्क्स ऐसा कुछ आए कि इंग्लिश का मार्क्स जो है ई नाम का वेरिएबल लेस देन और इक्वल टू, लेस देन 0 हो, मतलब कि 0 से कम हो, या इक्वल टू पेन से एक्सेप्टेबल है, या हमारा जो इंग्लिश का मार्क्स है वो ग्रेटर देन 100 हो, अगर ऐसा कुछ हो तो हमारे पास फिर से क्या हो जाए, हमारे पास ऐसा दिखाए कि अगर इसके बीच में आए तो हमारे पास आए प्रिंट एफ प्लीज इंटर वैलिड मार्क्स। हम क्या कहेंगे यूजर को कि प्लीज वैलिड मार्क्स इंटर करो, और उसके बाद हम क्या बनाएंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो हम ये यूजर को प्रॉम्प्ट देंगे और फिर से यहाँ पर जाएंगे कि प्रिंट एफ इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश। ठीक, अगर वैलिड मार्क्स बोल रहे कि इंटर वैलिड मार्क्स करो तो फिर से हम ये वाला स्टेटमेंट चलाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक लेबल बनाते हैं, सपोज ई नाम का एक लेबल बना लिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेवल ई जो बनाए। ठीक, एंड फिर कहाँ जाना है हमको, फिर से ई के पास ही जाना है, यहाँ पर से ये स्टेटमेंट फिर से रन कराना है प्रिंटफ के बाद। तो हम यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि गो टू, अगर ऐसा नहीं है तो जाओ, कहाँ जाओ, ई के पास फिर से चले जाओ। ठीक है, तो हम एक बार इतना ही कोड को रन करा कर दिखाते हैं आपको, आप आउटपुट समझ पाएंगे। हमारे पास फर्स्ट लाइन आया है इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, सपोज हम 80 कर रहे हैं तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर हम इसी को चेंज करके देखते हैं, हम सपोज करते हैं मार्क्स 180 इंटर कर दिए, तो आपके पास फिर ये एग्जिट नहीं करेगा, फिर आएगा प्लीज इंटर वैलिड मार्क्स एंड इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, फिर से आया, जस्ट टेक अ बैकस्लैश एन, हम यहाँ पर बैकस्लैश एन लेंगे तो हमारे पास प्रॉपर विजिबिलिटी आएगा। तो ये क्या आएगा, फिर से अगर हम 120 इंटर कर रहे हैं फिर क्या आएगा, प्लीज इंटर वैलिड मार्क्स इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश। सपोज हम क्या करते हैं इस बार -80 करते हैं, माइनस में 80 मार्क्स आए, फिर भी वही आएगा, लेकिन जैसे हम 0 to 100 के बीच में मार्क्स डालेंगे लाइक 99, तो ये हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश 99, और उसके बाद वो फिर से गो टू होना बंद हो गया। ठीक है, और कैन से इक्वल टू यहाँ हम कर लेते हैं। सिमिलर हम क्या कर सकते हैं हिंदी के लिए, हिंदी के लिए एक लेवल बना लेते हैं। ये ध्यान देना कि लेवल इस तरह से क्रिएट करते हैं, एंड यहाँ से हम सारे कोड को कॉपी कर सकते हैं, एंड देन कंट्रोल भी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंग्लिश की जगह पर हिंदी करना है, इसको स्टोर कराना है एच नाम के वेरिएबल में, एंड अब कंडीशंस क्या लगाएंगे, एच के लिए लगाएंगे, यदि एच के साथ ऐसा सिनेरियो है तो ये करो इंटर वैलिड मार्क्स, और अब कहाँ जाना है मुझे, हिंदी के लेवल के पास जाना है। Got it? अब यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास ये दोनों कोड हो गया, दोनों हमारे पास हिंदी और इंग्लिश का मार्क्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे एवरेज फाइंड करते हैं तो हम इजीली एवरेज फाइंड कर सकते हैं, ए बी जे इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास हिंदी प्लस इंग्लिश, इस दोनों को ऐड करना है बेसिकली,
एंड नाउ इसको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज फाइंड होकर आ जाएगा, सॉरी 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एवरेज होकर आ जाएगा। एंड नाउ प्रिंट एफ एवरेज परसेंटाइल डी, और कैन से एवरेज इज इक्वल टू, अगर प्रॉपर व्यू में लिखें एवरेज इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा परसेंटाइल डी। एंड यहाँ पर इस परसेंटाइल डी की जगह क्या करना है, ए बी जी प्रिंट करा देना है। गॉट इट। अब इसको अगर रन करा कर देखेंगे आप आउटपुट प्रॉपर देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि हमारे पास इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश सपोज हमारे पास आया 58, फिर किसी के पास आ रहा है इंटर मार्क्स ऑफ हिंदी सपोज 95, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एवरेज इज इक्वल टू 76.5 आएगा, बट यहाँ पर हम इंटीजर टाइप ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 76 है। लेकिन अगर कोई यूजर आया, वो क्या चाह रहा है, ये मजा करना शुरू कर दिया और उन्होंने शुरू किया इंटर ऑफ मार्क्स को सपोज 150 इंटर कर दिया, तो ये क्या करेगा, जब तक इसका मार्क्स एक वैलिड मार्क्स नहीं लेगा तब तक ये नेक्स्ट लाइन को रन ही नहीं कराएगा, फिर यही आएगा इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश 150, ये क्या हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, प्लीज इंटर वैलिड मार्क्स, एंड फिर से आएगा इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, तो फिर आप 120 इंटर कर सकते हैं। फिर वही बात, जब तक आप इसको 0 से 100 के बीच में नहीं डालेंगे, अब कोई बच्चा आया, उन्होंने बोला कि अच्छा 76 है तो 76 इंटर किया, तब नेक्स्ट लाइन चलेगा इंटर मार्क्स ऑफ हिंदी, अब क्या है, हिंदी का मार्क्स अब मांगेगा, फिर सपोज हिंदी का मार्क्स में भी 140 हम इंटर करें, तो फिर अभी जब तक हिंदी का मार्क्स 0 to 100 के बीच में नहीं आएगा, तो यही कोड बार बार रन करते रहेगा, प्लीज इंटर वैलिड मार्क्स इंटर मार्क्स ऑफ हिंदी, फिर से हम 130 कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हम 54 इंटर किए तो ये क्या आ गया, 54 एक्सेप्ट किया और एवरेज भी फाइंड करके दे दिया इंटरनली, एवरेज हमारे पास 65 आ रहा है, तो हमारे पास 65 आउटपुट आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, कि हम इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, और ये तीनों टॉपिक्स जो हम पढ़े हैं, जंपिंग स्टेटमेंट, वेरिएबल नोमेनक्लेचर and errors, these three topics are most important according to your university exam perspective, and आपके लॉजिक्स के लिए भी समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे क्या काम करता है। ठीक है, आई होप बात समझ में आया होगा। इसी तरह सारे को रिवीजन करते रहिए, एंड नेक्स्ट हम मिल रहे होंगे एरे के साथ, नेक्स्ट टॉपिक हम करा रहे होंगे एरे, और एरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अगर लेकिन इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको पहले से क्या आना चाहिए, आपको पहले से फॉर लूप का अच्छा से कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मतलब लूपिंग का, व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, फॉर लूप लेकिन बेसिकली यूज करते हैं, तो आपको लूप कैसे काम करता है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम एरे के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।